नमस्कार, द एचडी न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अमित झा। आज हमारे साथ आरएलएसपी के मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अभिषेक जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि कल गोपालगंज को लेकर आप लोग खूब सरकार पे हमला कर रहे थे, कह रहे थे कि पुल टूट गया। कुछ देर के बाद सरकार ने कह दिया कि भाई विपक्षी 420 से देख लीजिए, जहाँ पे अप्रोच पुल टूटा है वहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि पुल टूट गया और गलत आरोप लगा रहे हैं। पूरे विपक्ष को 420 बता दिया सरकार ने। बड़ी यहाँ हास्यास्पद बात है। आप भी जानते हैं अमित जी, आप इतने दिनों से इस पत्रकारिता के फील्ड में हैं, आपको बड़ा लंबा अनुभव है। कहीं भी कोई पुल जब बनता है तो पुल नदी पर बनता है और उसके बाद उस पुल का पहुंचपथ होता है, अप्रोच रोड होता है, छोटी छोटी पुलिया भी होती है। कई बार हम देखते हैं जहाँ पानी एक्यूमुलेट हो जाता है। और जब भी हम किसी भी तरह का स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, मैंने तो सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की है, तो ऐसी सारी परिस्थितियों में कितना मैक्सिमम जो लेवल हो सकता है उसको लेकर, जो एक्सट्रीम लेवल होता है उसको लेकर हम देखते हैं। आप देखते होंगे कि गंगा नदी पर जो पुल बना है, उसको जब भी बनाया जाता है तो एक एक्सट्रीम कंडीशन में उसको एनालाइज करके ही बनाया जाता है। तो साहब, अप्रोच रोड ही टूट गया, आप मान रहे हैं कि अप्रोच रोड टूट गया, हमारा पुल बचा हुआ है। अगर अप्रोच रोड टूट गया तो लोगों की आवाजाही बंद हो गई। अरे जो हमारा कार्य था वो कार्य ठप हो गया, यह आप भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन निर्लज्जता की पराकाष्ठा कि आप यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, आपने जो आरोप लगाया है वह पूरी तरीके से सही नहीं है। लेकिन बताइए ना कि भाई कितना क्यूसेक पानी आएगा, वो कैसे अनुमान लगाएगा? अगले साल कितना क्यूसेक पानी आएगा वो कैसे अंदाजा लगाएगा? क्या अभिषेक झा या तेजस्वी यादव या उपेंद्र कुशवाहा अंदाजा लगा सकते हैं क्या? गंगा नदी पर पुल बने हुए इतना लंबा समय हो चुका है, 25 साल 30 साल का समय हो चुका है। मुझे लगता है 1980 के दौर में पुल बना था और लोगों ने एनालाइज करके इस पुल को बनाया था। तब से लेकर आज तक गंगा नदी पे पुल टूट गया। अरे उस समय गंगा नदी पर पुल बना था, उस वक्त भी लोग नहीं जानते होंगे कि इस पुल पर कितना मेट्रिक टन लोड आएगा या इस पुल का डिफ्लेक्शन कितना होगा। आज से 30 साल और 40 साल पहले किसी पुल का निर्माण हुआ, राजेंद्र सेतु को आप देख लीजिए, क्या वह पुल इतना बाढ़ आया होगा? अरे इस बाढ़ से तो कई गुना ज्यादा बाढ़ आया है ना। तो वह सारे पुल को डिजाइन किया गया कि वह इतने बाढ़ को झेल ले। और आपने अभी 1 महीने पहले इस पुल का उद्घाटन किया है, लोकार्पण किया है और पुल टूट गया है। और जब पुल टूट चुका है तो आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव बताएं या विपक्ष के लोग बताएं या हम लोग बताएं कि कितना क्यूसेक पानी आना है। अरे भैया, हम पढ़े लिखे लोग हैं, बिहार की जनता भी पढ़ लिख चुकी है। वह लोग जानते हैं कि किसी भी स्ट्रक्चर का जब निर्माण होता है तो एक्सट्रीम कंडीशन को टॉलरेट करके ही होता है। आपका 1 महीने के अंदर धराशायी हो गया पुल या पुल का अप्रोच रोड, और आप कह रहे हैं कि हमें मालूम ही नहीं था कितना क्यूसेक पानी आएगा। अगले साल आप फिर बनाएंगे तो आजीवन आपके पास एक एक्सक्यूज बचा रहेगा। तो इस तरह के एक्सक्यूज से काम नहीं चलता है। फैक्ट्स पर आइए। आपके पुल का अप्रोच रोड अगर इस तरह से ध्वस्त हुआ है वहां पानी आने से, आपको इसकी जवाबदेही लेनी चाहिए और त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, जो उसके ठेकेदार थे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। महागठबंधन का अप्रोच पुल क्यों टूट रहा है? देखिए, महागठबंधन एक ऐसा गठबंधन है जहां अभिव्यक्ति की आज़ादी है। क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी है? थोड़ा मुझे समझाइए अभिषेक झा जी। कई दिनों से इस पे मैं आपसे बातचीत भी करना चाह रहा था। क्या यही अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को पटना से लेकर दिल्ली में दरबार लगाना पड़ जाता है, ये दिखलाना पड़ जाता है कि हाँ हम लोग कमज़ोर हैं, मजबूत सिर्फ या तो आरजेडी है या तो कांग्रेस है। कभी आरजेडी के दरवाजे, कभी कांग्रेस के दरवाजे, यानी उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की कोई हैसियत नहीं महागठबंधन के अंदर में। देखिए, क्या है ना कि आरजेडी महागठबंधन के अंदर की सबसे बड़ी पार्टी है, ये सब लोग जानते हैं, और कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। तो निश्चित रूप से अगर हम 5 लोग हैं, यानी ये नहीं, यानी कमजोर हैं, आप लोग कमजोर हैं, कह दीजिए ना। ठीक है, आप लोग कह दीजिए कि हम लोग कमजोर हैं, हम लोग को जाना ही पड़ेगा बड़े भाई के पास। स्पष्ट कर दे रहा हूं, साफ साफ सी बात है कि उनकी अपेक्षा हमारी पार्टी का जो विस्तार है वो कम है। कि उनकी पार्टी वर्षों की पार्टी है, उनकी पार्टी में लोग कई वर्षों से काम कर रहे हैं। हम लोगों ने नई पार्टी बनाई है, कम ही चुनाव लड़ा है। सर बीजेपी को देख लीजिए ना, नीतीश कुमार के पास आती है, बात जनाधार की होती है ना, बात बड़ी पार्टी छोटी पार्टी की नहीं होती है। बात ये होती है कि चेहरा कौन है। जो ताकत नीतीश कुमार के पास है, बीजेपी तो आज के डेट में कहिए कि देश की नहीं, कहती है कि विश्व की हम सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन नीतीश कुमार के पास आती है ना। अमित शाह यहाँ पे आते हैं बीजेपी का सम्मेलन करने के लिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं खड़े
रहते हैं, मुख्यमंत्री आवास में अमित शाह जाते हैं, क्योंकि उन्हें बिहार में गठबंधन चलाना है। तो ये मुझे छोटे दल और बड़े दल की बात नहीं है। ये बताइए कि क्या उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी ने मान लिया कि उनका जनाधार नहीं है? मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। मैं बारी बारी से आपके सारे सवालों का जवाब स्पष्ट कर दूं। आपने सबसे पहले चर्चा की जेडीयू और बीजेपी की, तो आप तो लंबे समय से हैं इस फील्ड में, जरा इतिहास को अगर आप देखेंगे, राजनीतिक इतिहास को यहाँ पर, तो जब जेडीयू और बीजेपी की अगर बात की जाए तो जैसे कोई बहुत बड़ी पार्टी है, बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन आप केरला में चले जाएंगे, अब नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी ने अभी कम बैक किया है, वहां पर बीजेपी का कोई जनाधार नहीं था, भले ही विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो। आप कांग्रेस की बात करेंगे तो बहुत सारे प्रदेशों में कांग्रेस का खाता भी ठीक से नहीं खुल पाता है। तो हर प्रदेश का समीकरण अपना अपना होता है। यहाँ के प्रदेश के समीकरण के हिसाब से नीतीश कुमार जी की जो पार्टी थी जेडीयू, उसका जनाधार, उसके लोग कहीं ना कहीं बीजेपी से ज्यादा थे लंबे समय से। इस वजह से बीजेपी के लोग उनको लीड देते हैं। और भाजपा ऐसी पार्टी है जो दावा तो दम्भ तो भरती है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, लेकिन बिहार में उनके पास कोई चेहरा नहीं है, इसीलिए उसी घिसे पिटे चेहरे के साथ वो चुनाव में जाना चाहते हैं, पहली बात। और रही हमारी बात, तो हम लोग ये बात जानते हैं कि ये लोग बड़े दल हैं, लेकिन हमारी भी अपनी उपयोगिता है। जैसे 5 उंगलियां हैं, हर एक उंगली की अपनी उपयोगिता होती है। और हम लोग जानते हैं कि महागठबंधन के अंदर बातचीत से हम सब सुलझा सकते हैं। महागठबंधन में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तभी तो कभी मांझी जी अगर इतनी बातें कह भी देते हैं, हार्श हो भी जाते हैं, या आरजेडी के लोग कह देते हैं, उसके बावजूद जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर हम अगर चुनाव में जाना चाहते हैं तो हम अभी भी महागठबंधन में ही हैं। और हम ऐसा मानते हैं। अभिषेक जी, मुझे ये समझाइए, मान लीजिए हम और आप दोस्त हैं, मैं बार बार आपके पास आऊं, मैं बार बार आपसे मिन्नतें करूं, आप एक बार भी मेरे दरवाजे पे नहीं आए, तो वो जो खटास होगा, मन में दुख होगा, क्या उसका नुकसान हमारे रिश्ते में नहीं होगा? या उसका नुकसान विधानसभा, ठीक है, भले ही आप लोग गठबंधन कर लीजिए, कितने सीटों पे तालमेल कर लीजिए, लेकिन ये जो खटास हो गया है, जो एरोगेंस दिखला दिया है आरजेडी ने, और ये कह दिया है कि जिन्हें बात करना है भाई जगदानंद सिंह से जाके बात करें। उसके बाद अब ठीक है, आप लोगों ने भी कमेटी बना दी, उसके जवाब में आपके कुछ नेता गए मिलने के लिए, वो अलग बात है। लेकिन तेजस्वी यादव ने तो औकात दिखला दिया ना कि भाई मैं नहीं, जगदानंद सिंह बात करने के लिए हैं, मेरे से बात तभी होगी जब मेरे शर्तों पे बात होगी, सीधे सीधे। तो आप मान लीजिए ना भाई तेजस्वी, आप, और दूसरी बात, आप जो उदाहरण की बात कर रहे थे नीतीश कुमार, तो आप लोगों ने तो तेजस्वी यादव को चेहरा भी नहीं माना। आप लोग कहते हैं कि भाई जब चेहरा माने, कम से कम बीजेपी ने नीतीश कुमार को चेहरा मान लिया है, इसलिए ठीक है, उनके पीछे आती है, उनकी बातों को मानती है। आप लोगों ने तो चेहरा भी नहीं माना है। देखिए, मामला ये है ना कि हर एक गठबंधन का अपना अपना समीकरण होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पहले से मौजूद है, 15 वर्षों से बिहार की सत्ता में है, पहले भी बीजेपी ने उनको अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट माना है और उस हिसाब से वे लोग चुनाव लड़ते आ रहे हैं। महागठबंधन का यह जो स्वरूप है, यह पहली बार किसी विधानसभा चुनाव में आपको देखने को मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि महागठबंधन के अंदर सब लोग मानते हैं, या हम लोग ऐसा मानते हैं कि बहुत सारे पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं महागठबंधन के अंदर, जिनको अगर प्रदेश की बागडोर सौंपी जाए तो वे लोग अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो इस बात पर देखिए, हमारी पार्टी ने, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हमारी पार्टी ने न कभी आज तक किसी का समर्थन किया है, न किसी का विरोध किया है कि अमुक चेहरा महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं हो सकता। हमने कभी ये नहीं कहा है कि ये नहीं हो सकते हैं। अरे हम लोग तो बस यही समझ रहे हैं कि चुनाव से पहले सब लोग एक बार बैठ जाएंगे, 5 लोगों को डिसाइड करना है कि कैसे होना है। अब आपने जो दूसरा सवाल मुझसे पूछा था, उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि हमारी पार्टी ने भी कमेटी बनाई, उस कमेटी ने जाकर उनसे मुलाकात भी की, आप लोगों ने प्रेस कवरेज भी की थी उसकी, कि चाय बड़ी मीठी थी, सब कुछ बड़ा अच्छा है, सबसे बढ़िया है। अब रहा सवाल कि अब जैसे आरजेडी एक पार्टी है, लालू यादव जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी कारणवश जेल में बंद हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, इनकी मुलाकात सब लोगों से होती रहती है, अभी भी दिल्ली में है, कांग्रेस के लीडर से मिलते रहते हैं। अरे आप देखेंगे कि हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी जब आने वाले थे महागठबंधन के अंदर, तो अहमद पटेल साहब नेता के घर जाकर मिल लिया करते थे। तो कौन सी इसमें बड़ी बात? वही मैं कह रहा हूं। याद कीजिए वो दौर उपेंद्र कुशवाहा का, जब महागठबंधन में उन्हें लाना था, तब अहमद पटेल जी के यहाँ बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद यादव मौजूद थे, तेजस्वी यादव मौजूद थे, जीतन राम मांझी मौजूद थे, तमाम बड़े नेता थे। उस समय की उपेंद्र कुशवाहा की अहमियत देख लीजिए। उस समय की जब जीतन राम मांझी को लाया गया, तब उस समय की अहमियत देख लीजिए कि तेजस्वी गए थे उनके घर पे। मैं खुद लाइव कवरेज करने वाला था और सबसे पहले व्यक्ति मैं ही था जिसने इस खबर को ब्रेक किया था। आज का दिन देख लीजिए ना, तेजस्वी यादव मिलने को तो छोड़ दीजिए, बात करने को तैयार नहीं है। और तेजस्वी कहाँ जा रहे हैं कांग्रेस के पास? तेजस्वी कहाँ जा रहे हैं आपके पास? या तेजस्वी की बात छोड़ दीजिए, आरजेडी के कोई नेता कहाँ आ रहे हैं आप लोग के पास? आप लोग, यही मेरा सवाल है कि क्या अब उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी सरीखे नेता इतने कमजोर हो गए हैं कि उन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है, या दूसरे के दरवाजे पे जाके आप ये कहिए कि गुहार लगानी पड़ रही है कि भैया सब कुछ ठीक कर लीजिए?
नहीं तो नुकसान हो जाएगा, मेरा तो होगा ही, आपका भी हो जाएगा। लेकिन गुहार तो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी ही लगा रहे हैं। और अब देख लीजिए कि जो उपेंद्र कुशवाहा का एक अपना जनाधार हुआ करता था और जनाधार है, जिसे 2014 के लोकसभा में बीजेपी ने भी बहुत सम्मान दिया और 2015 में भी सम्मान मिला, और जब महागठबंधन में आए तब भी सम्मान के साथ आए। लेकिन अब क्या हो गया, अब जीतन राम मांझी उपेंद्र कुशवाहा को गुहार क्यों लगाना पड़ रहा है? यह तो मीडिया के खाने से आई हुई खबर है कि तेजस्वी यादव जी भाव नहीं दे रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड बाइट है। अब क्या कहिएगा अभिषेक झा जी? अभिषेक झा जी नहीं, आप भी पॉलिटिक्स में हैं, आप भी प्रवक्ता हैं, पॉलिटिक्स में हैं, मैं भी मीडिया में हूं। ऑन रिकॉर्ड बाइट को भी, और ऑन रिकॉर्ड बाइट के मायने क्या होते हैं, कम से कम अब मुझे समझने की जरूरत, तो आपको भी लगता है कि अब मैंने सुना है उनका ना, उन्होंने बाइट में कहा है कि ना यह जो गठबंधन वाली बातें हैं उसके लिए हमने अधिकृत किया है कि जगदानंद सिंह जी बात करेंगे। कोई भी अधिकृत हो सकता है, कोई पार्टी है, पार्टी का अपना स्ट्रक्चर होता है, पार्टी के नेताओं की अपनी जिम्मेदारी होती है, उसके हिसाब से कोई भी बात कर सकता है। नहीं, अभिषेक झा जी मुझे ये बताइए कि अगर उपेंद्र कुशवाहा ये कह दें कि तेजस्वी से बात करने के लिए मैं अभिषेक झा को नियुक्त करता हूं, तो ये कहीं से जायज होगा? आप मुझे बताइए, अगर दो पार्टी के सबसे शीर्ष नेता, जब भी बातचीत होगी तो पार्टी के दो शीर्ष नेता में होगी। अगर हाँ ये तेजस्वी कहते कि ठीक है हम लोगों की बात लास्ट में हो जाएगी, पहले आपस में दोनों पार्टी के या सभी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बैठ के एक खाका तैयार करें हम लोग आज, तब तो उनका बयान मुझे समझ में आता है। तो तेजस्वी जी ने यह तो नहीं कहा ना कि मेरी कभी बात होगी ही नहीं। उन्होंने कहा कि गठबंधन की जो बातें हैं उसके लिए हमने जगदानंद सिंह जी को कहा है कि वो बात कर लेंगे। अब उपेंद्र कुशवाहा जी और तेजस्वी यादव जी या जीतन राम मांझी जी को अगर आप कंपेयर करेंगे, किसी आदमी की राजनीतिक हैसियत जो होती है या उनका जो उनकी जो ताकत होती है वो आप देखते हैं उनके जनाधार के भी हिसाब से, और आज तक उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में किन पदों को संभाला है और कैसे संभाला है उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल यही मेरा सवाल है। सर मेरा सवाल भी यही है कि जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो आपके नेता केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कई साल पहले नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, उन्हें अब पहली बार बने नेता प्रतिपक्ष कहिए, एक तरह से मैं उस वर्ड का यूज नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन कहिए तो एक तरह से आरजेडी आप लोग को हैसियत दिखला रही है कि भैया ज्यादा दबाव मत बनाइए, बड़ी पार्टी हम ही हैं, आपको आना मेरे ही पास पड़ेगा, तो अच्छे ढंग से आइएगा, जितना प्रेशर बनाइएगा उतना भाव मिलेगा नहीं। देखिए अब मैं तो कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही जिस तरह से आपने कहा था कि लोकसभा चुनाव के समय सभी दलों के नेता एक साथ बैठकर एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और उसमें बड़ी मजबूती के साथ महागठबंधन का स्वरूप उभरा, ठीक उसी तरह से अभी भी हो जाएगा। छोटी मोटी दिक्कतें परिवार में आती रहती हैं, और दूसरी बात तो ये है ना कि कम से कम अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो महागठबंधन के अंदर हम या मांझी जी या मुकेश सहनी जी की कोई सी भी पार्टी कुछ भी कह सकती है, और फिर हम सब लोग मिलकर इस आइडियोलॉजी को लेकर आगे चल रहे हैं। आपने देखा कि शक्ति सिंह गोहिल जी कांग्रेस के प्रभारी हैं, बिहार के राज्यसभा के सांसद हैं और बहुत ही जिम्मेदार नेता हैं। उन्होंने बताया है कि आइडियोलॉजी को लेकर सभी पार्टीज आगे बढ़ रही थी, और उस बीच कोई दिक्कत आती भी है तो दिक्कत दूर कर ली जाएगी, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। तो इसको कहीं से भी देखने की इस तरह जरूरत नहीं है कि हमें दरबार लगानी पड़ रही है या जो भी मामला हो, नेता का घर भी है। और उपेंद्र कुशवाहा जी भारत के नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता है, दिल्ली जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, सब कुछ करते हैं। अरे वे मिलना चाहे तो प्रधानमंत्री जी से मिल सकते हैं, अमित शाह जी से मिल सकते, किसी से मिल सकते हैं। और कोई भी एक राजनीतिक दल में रहने वाला इंसान किसी से भी मिल सकता है। अरे मैं एक अदना कार्यकर्ता होकर भी यह इच्छा जाहिर करूं कि मैं अपने देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी से मिलना चाहूँ तो मिल सकता है इंसान, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब मीडिया में इस तरह का एंगल दिया जाता है खबरों को उस तरह से प्रसारित करने के लिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ महागठबंधन के अंदर सब कुछ समय रहते बहुत अच्छा बेहतर हो जाएगा। अरे आप लोग से ज़्यादा तो उनको भाव दिया जा रहा है, उस चिराग पासवान को भाव दिया जा रहा है जिनका ये भी पता नहीं है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, कि आज सिर्फ एनडीए के अंदर सीट को लेकर दबाव बना रहे हैं। उनको लेकर आरजेडी के नेता 57 सीट और 58 सीट के अंदर खाने की खबर आ रही है। तो आप लोग से ज़्यादा जो घर के अंदर है उनसे ज़्यादा तो वैल्यू जो घर में नहीं है, जो बाहर के सदस्य, उन्हें वैल्यू दिया जा रहा है। देखिए अब सीटों के बारे में आप लोगों की जानकारी बहुत वृहत है, इस पर मैं क्या कमेंट करूं कि आप लोगों को कैसे क्या जानकारी मिलती है, कैसे बाकी चीज़ें होती हैं। लेकिन चिराग पासवान जी का समर्थन अगर हम लोगों ने किया, मैंने भी खुद बहुत सारे मीडिया बाइट्स में और डिबेट्स में कहा भी कि चिराग पासवान जी जो बातें कर रहे हैं वो बिहार की जनता की हितों की बातें कर रहे हैं। 15 वर्षों का जो शासन रहा है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और अलग अलग तरीके से,
उस पर वो क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं। तो वो तो जनता के हितों की बात कर रहे हैं, तो हम उनका समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर समान विचारधारा रखकर वो साथ आना चाहते हैं तो अच्छी बात है, बेहतर बात है। तो अब इसका मतलब कि उनको लाने के लिए किसी को उठाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। महागठबंधन के कुनबे को एक्सपैंड करने की बात हो रही है। अब जब एक्सपेंशन होगा, अरे हम और आप यहाँ बैठे हैं कोरोना काल में इतनी देर में, अगर यहाँ 4 लोग चले आए और चारों हमारे मित्र हैं, थोड़ा थोड़ा तो एडजस्टमेंट सबको करना ही पड़ेगा। तो वह एडजस्टमेंट की बात होती है यहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का हिस्सा पूर्णतः समाप्त करके उनको दे दिया जाएगा या किसी और को दे दिया जाएगा। और चूंकि उनका आना न आना यह सब भविष्य के घर में छुपा है, हमारे लिए जो प्रायोरिटी है कि हम जनहित से जो जुड़े मुद्दे हैं, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, कार्रवाई, सुनवाई के जो मुद्दे हैं, इनको लेकर हम बड़े एग्रेसिव हैं कि इनको लेकर हमको चुनाव में जाना है और जनता हमारे साथ रहेगी तो हम निश्चित रूप से परफॉर्म करेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे झा जी, क्योंकि आप मानिएगा नहीं इस चीज़ को कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, और मैं आपकी बात को नहीं मानूंगा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है। मुझे आखिरी सवाल ये बताइए कि कब तक आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग की गुहार सुन ली जाएगी? सीधा सीधा सवाल, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा की गुहार कब तक सुन लेंगे तेजस्वी यादव? कब तक आप लोग उम्मीद बना के बैठे हुए हैं? और कब तक मीडिया के सामने आप लोग कह दीजिएगा कि देखिए, हाथ उठा के कि देखिए महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है? देखिए, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि गुहार जैसा कुछ भी नहीं है। बातचीत का दौर चल ही रहा है, आप देख भी रहे हैं, बातचीत का दौर चल रहा है। लेकिन अभी सभी पार्टीज के लिए प्रायोरिटी ये है कि बिहार की जनता की मदद की जाए, पहली बात। दूसरी बात कि चुनाव समय पर होने की बात हो रही है कि चुनाव समय पर हो जाना चाहिए। चुनाव क्यों डर रहे हैं? अच्छा, एक बात मुझे बताइए ना, अगर चुनाव समय पे हो भी जाएंगे तो दिक्कत क्या है? ये मेरा सवाल नहीं है, ये सत्ता पक्ष का सवाल है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि अमेरिका में कोरोना नहीं है क्या? वहाँ पे लोकतंत्र नहीं चल रहा है क्या? और क्या गारंटी है कि 1 साल में कोरोना खत्म हो जाएगा? कोई गारंटी दे दे तो 1 साल के बाद चुनाव हो जाए। अब इसमें दूसरी बात मुझे कहनी है। सबसे पहले अपने बारे में बता दूं मैं कि परीक्षा की तैयारी नहीं की जाती है, परीक्षा के लिए सदैव तैयार रहा जाता है। हम चुनाव से कभी नहीं डर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन चाहे जब भी चुनाव कराना चाहे, हम जनता के बीच रहने वाले लोग हैं, जनता के मुद्दों को उठाने वाले लोग हैं, हम चुनाव के लिए तैयार हैं, सबसे पहली बात। और दूसरी बात कि यदि आप कोरोना आप इतना छोटा मामला समझ रहे हैं बिहार के अंदर, तो क्यों आपने पैक्स वाला जो चुनाव था उसको स्थगित कराया? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि अभी जो एमएलसी वाला चुनाव होने वाले थे, जो शिक्षक निर्वाचन वाला मामला हो या फिर ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी वाला मामला हो, उसको कोरोना के मद्देनजर आपने पोस्टपोन कर दिया कि संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। अब जब आपको लग रहा है कि राष्ट्रपति शासन में सत्ता आपके हाथ से चली जाएगी और आप सत्ता का दुरुपयोग अपने अपेक्षा अनुसार नहीं कर पाएंगे, तो आप प्रायोरिटी बना रहे हैं कि चुनाव होना चाहिए और आप अमेरिका का एग्जाम्पल दे रहे हैं। जनाब, अमेरिका इतना विकसित देश है, वहाँ 33-34 लाख मामले हो चुके हैं, लाखों लोग मर चुके हैं। उस जैसा देश जब इस महामारी से नहीं जूझ पा रहा है, तो बिहार जैसा बीमारू राज्य कहाँ से उभर पाएगा? तो हम चुनाव से पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन कॉमन सेंस से आप यह समझिए कि अभी जीवन जरूरी है। अच्छा, आप बताइए कि चुनाव अगर आप समय पर कराएंगे तो आपके घर में जो बुजुर्ग पहले वोट दिया करते थे, अमित जी, क्या आप अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों को अभी लाइन में लगकर वोट देने के लिए जाने देंगे? कोरोना जैसे काल में आपके मन में तो आएगा कि बाप रे बाप, भाई जान है तो जहान है, हम क्यों वोट देने के लिए जाएं? तो जब जनता वोट नहीं दे पाएगी, वोटिंग परसेंटेज घट जाएगा बिहार का, तो कहां से ये लोकतंत्र के साथ न्याय है? अरे जब सब कुछ रुक सकता है पूरे विश्व में, तो चुनाव की कौन सी हड़बड़ी है? और फिर भी अगर आप एकदम जालिमों की तरह चुनाव कराएंगे ही, इलेक्शन कमीशन बायस हो ही जाएगा, चुनाव समय पर होंगे ही, तो मैंने कहा ना कि हमें चुनाव की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। हम चुनाव के लिए सदैव तैयार हैं। आप करते रहिए वर्चुअल, हम रियल पर कायम रहेंगे और निश्चित रूप से परफॉर्म करेंगे। तो चलिए, तैयारी चुनाव की करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस चीज़ की जरूरत जरूर है कि जो गुहार लगाया जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की तरफ से, हालांकि अभिषेक झा मान नहीं रहे हैं इस चीज़ को, वो गुहार जल्दी से जल्दी मान ली जाए और जो महागठबंधन का पुल है वो कम से कम ना ढहे। अगर ऐसा होता है तो फिर वाकई अगर चुनाव होते हैं तो लड़ाई दिलचस्प होगी, और अगर ऐसे में अगर महागठबंधन का पुल ढह जाता है और चुनाव हो जाते हैं तो फिर तस्वीर क्या होगी वो आप समझ सकते हैं।